I was looking for a job in my same domain, mechanical engineering, but jobs के जो पे स्केल थे वो काफ़ी कम थे और जो मुझे चाहिए था वो जॉब में नहीं मिल रहा था। क्यों लगा कि डेटा इंजीनियरिंग नहीं और डेटा एनालिटिक्स वुड बी ज़्यादा बेटर फॉर यू? आपकी जो जर्नी थी जिसमें आपने एनालिटिक्स सीख के, अप्लाई करके और जॉब मिल गई, वो जो जर्नी है वो कितनी लंबी रही? क्लाउड के हेल्प से मैंने एट अराउंड 3 मंथ्स में 800 प्लस रिज्यूमे बनाए होंगे। जब आप सीख रहे थे पूरा कोर्स भी, तो उस टाइम पे कितने आवर्स यू यूज्ड टू डेडिकेट इन लर्निंग एंड कितने आवर्स यू यूज्ड टू डेडिकेट इन इम्प्लीमेंटेशन? ऐसा क्यों सोचा कि कोर्स ही हेल्प कर पाएगा? यूट्यूब पे तुमको कम्युनिटी नहीं मिलेगी। आपको आपकी जो डेटा एनालिटिक्स की जर्नी है उसमें सबसे डिफिकल्ट टूल कौन सा लगा? कौन से टूल पे ज्यादा फोकस करते हैं इंटरव्यूअर्स? कितना परसेंट अब आप एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई या पाइथन पे काम कर रहे हो? कितने इंटरव्यूज दिए थे करंट जॉब को स्टार्ट करने से पहले? व्हाट मेड यू चूज डब्ल्यूएस क्यूबटेक का कोर्स? WS CubeTech is, I mean, one of the. Hi Mohit, how are you? Hello, I'm fine, ma'am. How are you? I'm good as well. So it's been a long time, right? Yeah. More than 9 months, 9 months. That's a long time. So, Mohit, we are here just for understanding that what your previous background has been and what made you decide that आपको data analytics करना है. कैसे आपने सोचा कि WS CubeTech can help you in the course and कैसे आपने जॉब लैंड करी, कितने इंटरव्यूज दिए, ये सारी जर्नी को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले कि आपका बैकग्राउंड क्या है. Okay, ma'am. So myself Mohit Tandale, and thank you for this session. So I did my engineering in 2024 in mechanical engineering. I'm from Sambhajinagar, which is in Maharashtra. And after engineering, I was looking for a job in my same domain, mechanical engineering. बट जॉब्स के जो पे स्केल थे वो काफ़ी कम थे और जो मुझे चाहिए था वो जॉब में नहीं मिल रहा था और चांसेस काफ़ी कम थे कि फुल टाइम रोल में एनरोल हो जाए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बहुत ही जॉब थे. तो फॉर लाइक 6 मंथ मैंने प्योर जॉब हंटिंग की ओनली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और साइड बाय साइड आई वाज लर्निंग माय टूल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्रियो कैड, वो जो डिज़ाइंस के टूल होते हैं. उसके बाद मेरा जो सिबलिंग है, बड़ा सिबलिंग, तो ही सजेस्टेड मी टू डू डेटा एनालिटिक्स कोर्स और एनीथिंग रिलेटेड टू डेटा. तो पहले तो मेरे माइंड में आया कि डेटा इंजीनियरिंग कर लेते. फिर आई स्टार्टेड सर्चिंग. दिस इज़ इन जैन 2025. तो मैं एक 15-20 दिन के पूरे रिसर्च में ये समझ गया कि डेटा इंजीनियरिंग के अच्छा डेटा एनालिटिक्स है फॉर बिगिनर और टूल्स भी यू कैन लर्न इन 6 to 8 months. तो फिर मैंने डेटा एनालिटिक्स चूज़ किया और उसके बाद फिर मैंने वो क्लास जो हंटिंग है उसमें मैंने शायद और 1 महीना लगाया. रेडिट, ट्विटर, लिंक्डइन सबसे देख के मुझको एक मैंने आपका कोर्स भी किया था जो आपने यूट्यूब पे डाला था, 16 आवर्स या 18 आवर्स का WS CubeTech का. तो वो पूरा एंड टू एंड किया. फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझाने की जो भी स्किल्स है वो थोड़े मुझे अच्छे लगे कंपेयर टू अदर ट्यूटोरियल्स वगैरह. तो फिर आई थॉट टू ऑप्ट ओनली फॉर WS CubeTech डेटा एनालिटिक्स कोर्स. जब आप सर्च कर रहे थे कि डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा एनालिस्ट, तो क्यों लगा कि डेटा इंजीनियरिंग नहीं और डेटा एनालिटिक्स वुड बी ज़्यादा बेटर फॉर यू? ओके. तो डेटा इंजीनियरिंग में ऐसा था कि इट्स लाइक पूरा स्ट्रक्चर, पूरा जो कोर टेक्निकलिटीज़ थे वो डेटा इंजीनियरिंग की तरफ से जा रही थी और इट वाज हार्ड कोर. मतलब अगर तुम उस फील्ड में घुस गए तो फिर तुमको पूरा जो सिस्टम है, पाइपलाइंस और इट्स लाइक बिल्डिंग फुल बिल्डिंग. और मुझे पूरा इसमें भी इतने घुसना था. मुझे एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स का पार्ट ये सब ज़्यादा समझने में रुचि थी रादर देन बिल्डिंग द कोर, गेटिंग इनसाइड द थिंग्स. तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे टेस्ट के हिसाब से और मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डेटा एनालिटिक्स इज़ गुड फॉर मी, विच इज़ लाइक रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है. और मुझे ऐसा लगा कि इंजीनियरिंग के से अच्छा ये इजी भी है और ये मेरे भी लेवल में आई कैन मोल्ड इजीली इन दिस थिंग. और फ्रेशर्स के लिए काफ़ी ईज़ी टूल हाँ. है कंपैरेटिव और टू
और डिटेल्स के वो जो अंदर। केस स्टडीज़ है वो मुझे सॉल्व करने में भी मज़ा आता था। जो मिंत्रा का है या कोई भी अमेज़न, ज़ेप्टो, कुछ भी केस स्टडीज़ होते थे वो मैं सॉल्व करता था अच्छे से। ओके, ऑलराइट। तो यू सेड कि आपने बाकी सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी एक बार वो एक्सप्लोर किए थे, राइट? कि क्या यस। करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, ऐसा क्यों सोचा कि कोर्स ही हेल्प कर पाएगा? हाँ, तो ऐसे सारे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी थे जो अच्छे से कर रहे थे सब कुछ, जो भी ये कोर्स में किया है। पर एकदम मेन जो रीज़न था मेरा कोर्स चूज़ करने का वो था पीयर्स, क्योंकि यूट्यूब पे तुमको कम्युनिटी नहीं मिलेगी, और ना ही तुम्हें कुछ ऐसा लाइव इंटरेक्शन या प्रोजेक्ट्स पे जो कॉमन प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, या फिर जो सपोर्ट रहता है पीयर्स का, तो वो नहीं मिलता था। तो उसकी वजह से मुझे लगा कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक कोर्स ही हेल्प कर पाएगा। और सेकंड थिंग इज़ रेफरल एंड नेटवर्किंग, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आई मीन सर्टिफिकेशन से, ऐसा मुझे लगा। ओके। आपने मल्टीपल कोर्सेज एक्सप्लोर किए होंगे डेफिनेटली, राइट? कि यस किसमें मैम। क्या है, किसमें क्या है। व्हाट मेड यू चूज डब्ल्यूएस क्यूबटेक का कोर्स? ओके, तो अ, सबसे पहले तो जो लाइव टेस्टिमोनियल्स थे, तो वो मैंने आई वॉज गोइंग थ्रू ईच ऑफ देम। उसके बाद मैं कुछ लिंक्डइन से एल्यूमिनाइज के साथ भी कनेक्ट हो गया था, और मैंने वो सब पूछा जो मेरे मन में डाउट्स थे। और थर्ड थिंग इज़ जो 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 भी पूरा रोड मैप था, जो स्ट्रक्चर था, वो काफ़ी डिटेल में वेबसाइट पे एक्सप्लेन किया गया था कि ये वीक में ये होने वाला है और ये प्रोजेक्ट्स है, ये सब है। तो मेरा जो बड़ा भैया है, तो ही वाज आल्सो गोइंग थ्रू दिस एंड इवन आई वाज गोइंग थ्रू दिस। तो हम दोनों को लगा कि ठीक है, डब्ल्यू एस क्यूब टेक इज़ आई मीन वन ऑफ द गुड प्लेटफॉर्म टू डू द डेटा एनालिटिक्स कोर्स, सो वी चूज दैट ओवर एनी अदर थिंग। लगा नहीं कि चैलेंजिंग होगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप ऑल टुगेदर दूसरी फील्ड में शिफ्ट हो रहे हो? हाँ, लाइक मुझे बस थोड़ा बेसिक्स नॉलेज एक्सेल पे था। जो हम्म। भी मैंने कॉलेज का टाइम जो सर्टिफिकेशन किए हो गए उतना ही था। उसके बाद पाइथन और मशीन लर्निंग विच वाज टोटली न्यू फॉर मी, ये करिकुलम में भी नहीं था हमारे कॉलेज के। पर जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जब कोई प्रोजेक्ट कर रहा था, तब जो गलतियाँ हुई उसको फिर से मैंने समझने की कोशिश की। चैट जीपीटी और क्लॉड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया एक्चुअली मैंने, तो उससे और ज़्यादा समझ गया। उसके बाद अगर नोट्स थे, वो नोट्स काफ़ी इंटरेक्टिव थे। जो नोट्स पीडीएफ के थे नोट्स, वो ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई चैट जीपीटी या एआई जनरेटेड नोट्स है। इट्स नॉट लाइक कोई कॉपी राइटर ने अच्छे लिखा है, तो वो समझ जाता था कि क्या है क्यों नहीं। और इसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर वही जो पीयर लर्निंग थी, तो मैं किसी को कॉल कर लेता था, मेरे ग्रुप के कोई मेंबर को। ओके, आपने ग्रुप बनाना स्टार्ट किया था? नहीं, मतलब ये किया था मैंने, क्या कहते हैं, लिंक्डइन थ्रू रिच। लिंक्डइन थ्रू रीच किया था, नाइस। हम्म। ओके। कितना हेल्पफुल रहता है कोई और भी पीयर का साथ में होना इन द वेरी सेम जर्नी? मतलब आपको कहीं ना कहीं किस वे में हेल्प मिली है? जब भी कुछ डाउट है, जो मतलब ऐसा ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ द डाउट तो आजकल क्लॉड या ये सब सॉल्व हो ही जाता है इससे। पर फिर राइट। भी जो ह्यूमन कनेक्शन होता है वो तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। और मतलब उनको जो वो भी वही सेम बोट में रहते हैं जो बोट पे अपन रहते हैं, जिनको मतलब वो जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि उनका भी वही वेवलेंथ पे सब कोर्स वगैरह ये सब चल रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि रादर देन कोई ए आई जनरेटेड आंसर निकाले, उससे अच्छा कभी मेंटर से रीच आउट करो या कभी मेंबर से रीच आउट करो, तो वो इजी पड़ता है। और वो इजी टू अंडरस्टैंड, और फिर दूसरे को भी समझने में अपने को इजी जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको आपकी जो डेटा एनालिटिक्स की जर्नी है उसमें सबसे डिफिकल्ट टूल कौन सा लगा? मुझे तो ये थोड़ा मशीन लर्निंग के पार्ट्स, जो आईफोन का एक प्रोजेक्ट किया था, जो रिव्यूज़ आईफोन 11 के रिव्यूज़ जो निकालने थे अमेज़ॉन से, तो उसमें थोड़ा मुझे दिक्कत आई थी। और वही मतलब मशीन लर्निंग के थोड़ा पार्ट मुझे काफ़ी हार्ड लगा था। वो समझने में ओके। इजी है, वो कंसेप्ट समझने में इजी था, बट एग्जीक्यूशन में थोड़ा मुझे हार्ड लगा। ओके, ऑलराइट। सीक्वल कैसा लगता है आपको? सीक्वल एक्चुअली, सो सीक्वल एक्चुअली प्रैक्टिस का तो पूरा गेम था एक्चुअली। तो स्टार्टिंग में जो स्विगी का ऑर्डर्स का जो प्रोजेक्ट था, वो इजी था।
और उसमें जो फेच करना वो डेटा वगैरह वो भी मतलब ऐसा समझ रहा था कि अच्छा बाय लोकेशन, बाय जेंडर, बाय एज, बाय फूड कैटेगरी। उसके बाद जो अमेज़ोन का जो बड़ा डेटा सेट आया जिसको अपन ने स्क्रैप करके लिया था, आई मीन जो ऑटो अपलोड हो रहा था, तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लगा। पर फिर भी सीक्वल का जो लैंग्वेज है वो काफ़ी इजी था एज़ कम्पेयर टू पाइथन या वो। सीक्वल वाज लाइक इंटरेक्शन, सो सिलेक्ट ऑल, ये जो भी कुछ उनके जो फंक्शंस है बड़े बड़े, सो इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर इवन लेमैन पीपल। ओके। आपको कब लगा कि अब आप जॉब्स पे अप्लाई करने को रेडी हो गए हो? तो जब वॉलमार्ट का जो प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट था, तो जब वो प्रोजेक्ट का एसक्यूएल का पार्ट जब चल रहा था, तब मैंने डिसाइड किया कि अब से पैरेलली चालू किया जाए स्टार्टिंग टू अप्लाई। तो तब मैं जस्ट इनिशियली डेज में मैं रिज्यूमे का यूज़, मतलब एक ही रिज्यूमे यूज़ करता था, और वो आई यूज़ टू पेस्ट इट ऑन नौकरी, लिंक्डइन और काफ़ी सारे वर्क इंडिया ये सब प्रोफाइल्स में। फिर मैंने आपको एक बार रीच आउट भी किया था उसके बाद कि हाउ शुड आई अप्लाई, क्योंकि वो बहुत क्रूशल पार्ट था सब जर्नी का। सबसे बड़ा तो वही क्रूशल पार्ट था, क्योंकि ये 6 महीने में सब कुछ बिल्ड कर रखा था पर उसको अभी शोकेस करना था। और आपने फिर गिटअप रिपोजिटरी और वेबसाइट पे जो पोर्टफोलियो अपलोड करना होता है वो सब करना होता है, वो सब मैंने चालू कर लिया था करना। तो मैम आपने एक लड़के का नंबर, आपने एक लड़के का ये मुझे दिया था, रीच आउट करो उसको। तो उसका हार्दिक जैन, जो इफ़ यू रिमेंबर, तो आई रीच आउट यस। टू हिम थ्रू लिंक्डइन, और उससे मैंने बात की। तो उसने मुझे एक चीज़ बताई कि यू शुडंट यूज़ वन रिज्यूमे टू एवरी जॉब, तो यू हैव टू ट्रिम योर रिज्यूमे फॉर एवरी जॉब। तो मेरा एक दोस्त है, तो उसने भी मुझे यही चीज़ कहा था, पर मैंने इसकी सुनने से वो सीरियस ले लिया था, क्योंकि इसने इसका अच्छा कंपनी भी अच्छी ये थी, इसको प्लेस अच्छा हुआ था। तो फिर मैंने उसके लिए एक स्पेशल यूट्यूब पे एक 2 दिन का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स था, वो पूरा कर लिया था मैंने, जस्ट टू नो प्रॉम्प्ट कितना अच्छा दे सकता हूँ मैं वगैरह सब चीज़ें। और क्लॉड तब रिसेंटली आ गया था मार्केट में, मतलब चैट जीपीटी से लोग प्रॉम्प्ट की तरफ, क्लॉड की तरफ जस्ट मूव ऑन हो रहे थे। तो मैम मैंने पूरा जर्नी में एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे का स्कोर मेरा 95+ था, और लेटेक्स कोड यूज़ करके मैं सीवी बनाता था। और क्लॉड के हेल्प से मैंने एट अराउंड लाइक थ्री मंथ्स में मैंने 800+ रिज्यूमे बनाए होंगे, सीवीज। 800+, ये तो सेम हार्दिक वाला नंबर है। जब मेरी हार्दिक से बात हुई थी तब उन्होंने भी बोला था कि उन्होंने 700 to 800 रेज्यूमेस बिल्ड करे थे। वही। एंड अच्छा, आपने जब ये 800 रेज्यूमेस बनाए तो अप्लाई करे, क्या इन पे रिस्पॉन्स आने पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया? तो उसके भी बहुत स्टेप बाय स्टेप जर्नी हो गई। तो जब फर्स्ट मंथ था तब तो कुछ रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा था, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ठीक तो है। स्टिल आई वाज पुटिंग माय थिंग्स। उसके बाद जो मतलब हर हफ्ते में कुछ चेंजेस करता था मेरे प्रॉम्प्ट में भी, और मेरे नौकरी के प्रोफाइल में भी। तो नौकरी का प्रोफाइल भी पूरा डेटा एनालिस्ट का ही खेल था एक्चुअली, क्योंकि वहाँ भी वो इंसाइट्स बताता कि कितना प्रोफाइल रीच हो रहा है और कौन से वर्ड से रीच हो रहा है। तो आई यूज टू ट्रिम इट ऑन एवरी वीक, कि जो वर्ड ज़्यादा जा रहा है तो उसको आई यूज टू पुट ऑन हेडलाइंस, वो सब करता था। तो सेकेंड मंथ से कॉल्स आने शुरू हो गए थे, और फिर वो एक राउंड में जाओ, फिर सेकेंड राउंड में जाके रिजेक्ट, वो सब जर्नी शुरू हो गई थी। वो जर्नी स्टार्ट हो गई। कितने इंटरव्यूज दिए थे करंट जॉब को स्टार्ट करने से पहले? स्टिल आई विल से 15 to 20 दिए थे मैंने, 15 to 20। 15 to 20, और सबके अंदर स्टार्टिंग में तो नर्वसनेस रही होगी, एंड में वो नर्वसनेस कभी खत्म हुई थी? हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली हो गई थी। मतलब स्टार्टिंग में जो बहुत फियर रहता था, तो मैं व्हाट यू आई यूज्ड टू डू इज़, एक दो जो अच्छे प्रोजेक्ट होते थे तो मैं वो पेपर पे लिख के रखता था और समझता था, और फिर मैं उनको वो कन्वे करता था कि मैंने एक्चुअली क्या किया प्रोजेक्ट्स में। और जो भी बेसिक्स एसक्यूएल, एक्सेल और कुछ मशीन लर्निंग का पार्ट वो मैं समझ जाता था। उसके बाद कभी कभी इंटरव्यूअर को कोई पूछता ही नहीं था, ही यूज टू, मतलब वो उनका स्क्रीन शेयर करके मेरे को ये सॉल्व करो, वो सॉल्व करो, ये सब दे यूज टू टेल मी। तो मतलब पहले 5-6 इंटरव्यू तो बहुत ट्रायल एरर में ही चले गए कि अच्छा ये पूछना आता है, तो मैंने ये करके नहीं गया। तो उसके बाद जब वो मतलब ज़्यादा प्रिपेयर होके भी अगर कुछ नहीं होता था ना, तो
उसके बाद मैंने ऐसा होकर गया कि ठीक है, अब मेरे को सब आता है, ठीक है, अब जो इंटरव्यू में आएगा वो बोलेंगे। तो फिर उससे थोड़ा Okay. कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अच्छा ये सब आ सकता है, ये सब नहीं आता है। तो फिर उसका फियर चला गया था कि इंटरव्यूज़ का फियर आफ्टर 15th और 10th इंटरव्यू आई गेस, 12th के बाद थोड़ा फियर चला गया था। देन आई यूज्ड टू शेड्यूल इंटरव्यूज़ ऑन एनी टाइम। लोग सोचते हैं कि कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद ये जर्नी ना काफी इजी हो जाती है, बट आई थिंक कि कोर्स के बाद ये जर्नी और डिफिकल्ट होती है। एक्चुअली ये जो पेशेंस रखना होता है। हाँ, वो तो है मैम, बहुत मतलब वो कोर्स तक सब एक ही लेवल तक होते हैं, सब टूल्स सेम, सब प्रोजेक्ट सेम, एवरीथिंग सेम। उसके बाद तुम्हारा कंपटीशन सबके साथ होता है, लाइक पहले तो तुम्हारे कोहोर्ट के लोगों के साथ ही तुम्हारा प्रोजेक्ट के साथ या फिर किसी भी चीज़ों के साथ टूल के साथ कंपटीशन होता है। उसके बाद तुम्हारा कंपटीशन जो भी तुम एस्पिरेंट डेटा एनालिटिक्स है उनके साथ होता है। तो फिर वहाँ पे बस अपना यूनिकनेस ही बताना पड़ता है, क्योंकि कोर्स आपको प्लेटफॉर्म देगा, बिल्ड करेगा, पर उसके आगे तो ये मतलब फिगर आउट और क्या है, जो भी आगे का जर्नी है वो तो खुद को ही फेस करना है, ऐसा मुझे लगता है। ओके। एक बात बताओ, कभी इंटरव्यू से कोई ऐसा मोमेंट था जो कि आपके लिए काफी मेमोरेबल रहा हो? कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इंसिडेंट विद इन द इंटरव्यू? आई गेस एक रिटेल का एक अच्छी कंपनी है, तो उसके सेकेंड राउंड के इंटरव्यू में उन्होंने मुझे एक जॉइन का क्वेश्चन पूछा था एसक्यूएल के अराउंड का। तो मतलब जो क्लासेस की प्रैक्टिस हुई थी जॉइंट्स की, सो आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट। तो मैंने उनको दो सब जॉइंट समझा दिए थे विथ एग्जांपल्स, और उन्होंने कुछ मुझे क्वेश्चंस भी दिए थे, तो वो भी मैंने सॉल्व किए थे। सो आई गेस इवन आई वॉज इम्प्रेस बाय द थिंग, एंड इवन ही वुड हैव। तो वही मतलब एसक्यूएल के अराउंड मेरा अच्छा मोट हो गया था। और कोई फनी इंसिडेंट जो हुआ हो कभी इंटरव्यूज में? फनी इंसिडेंट, हाँ, एक बार एक्चुअली ये हुआ था कि एक बैंकिंग की एक कंपनी थी, बैंक सेक्टर में, फिनटेक में। और वो कंपनी के इंटरव्यू के टाइम वो इंटरव्यूअर ने मुझे हाउ टू अप्लाई फिल्टर्स ऑन एक्सेल ये पूछ लिया था पहले ही क्वेश्चन। और मैं पूरा मशीन लर्निंग तक करके गया था, और मुझे वो बेसिक्स में पूरा ये हो गया कि अरे यार, इसका क्या कमांड होता है क्या, ऐसा मैं सब सोचने लग गया कि इसका भी कोई फार्मूला है क्या एक्सेल में, क्योंकि एक्सेल में तो कुछ भी बता नहीं सकते, किसी का भी फार्मूला हो सकता है। तो मैं राइट। फंबल हो गया, और फिर उसने कहा अरे नो नो, आई वाज जस्ट टेस्टिंग योर थिंग, फिल्टर तुझे लगाना आता है क्या। फिर मैंने उनको बता दिया कि अच्छा हाँ, ये स्टेप्स है, ऐसे ही तो फिल्टर लगाते हैं। तो उसने कहा ओके ओके ठीक है ठीक है। पर मुझे लगा कि यार यार ये तो छूट गया अभी, क्योंकि फार्मूला होता होगा तो मुझे नहीं समझता अभी कौन सा फार्मूला लगाना पड़ता है, और पहला ही क्वेश्चन था, तो आई वॉज डैम नर्वस। ओके। ठीक है, जब आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे इस पूरी जर्नी के अंदर, जब आपने इंटरव्यूज फेस किए, तो क्या समझ में आया कौन से टूल पे ज्यादा फोकस करते हैं इंटरव्यूअर्स? टूल्स तो एकदम मेजरली, अगर रोल के हिसाब से है, पर फिर भी एक जनरलाइज्ड डेटा एनालिटिक्स का रोल लिया जाए, तो अगर 100 में अगर डिवाइड किया जाए तो 40% इज एक्सेल, 50% इज एसक्यूएल, एंड 10% इज पावर बी आई, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि विजुअलाइजेशन भी है, और डेटा का पूरा मॉडलिंग और सब स्ट्रक्चर और स्क्रैपिंग भी है, और डेटा क्लीनिंग पावर क्यूरेटर से तो एक्सेल भी है। तो एक्सेल भी काफ़ी चंक में है, 40-50-10 इज वॉट आई रेट अबाउट दिस थिंग। नाइस। जब आपने आपकी करंट कंपनी के साथ इंटरव्यू दिया, उस टाइम पे आपके पास और भी कोई एग्जिस्टिंग ऑफर्स थे, या या यही आपके पास एक ऑफर था? एक पुणे के कंपनी का था ऑफर, सो इट वाज अ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, और मुझे एक्चुअली सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री का ऑफर था, और इनका फाइनल राउंड में मैं तब तक आ गया था, और मुझे चांसेस लग रहे थे कि यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फाइनल राउंड तो कल्चर फिट वाला राउंड था। सो इट वो ऑफलाइन हो गया था एक्चुअली, तो बैंगलोर में आके मैं दे दिया था वो राउंड। ओके। आपकी करंट कंपनी का आप नाम बता सकते हैं? हाँ, हरमन मिलर, मिलर नॉल उनका नाम है, मिलर नॉल। एंड यहाँ पे आपका करंट रोल क्या है? सो मेरा रोल है एज अ सस्टेनेबल डेटा एनालिस्ट।
तो द थिंग इज़ इनके जो भी प्रोडक्ट्स है, अभी इनका मेन प्रोडक्ट्स है ऑफिस चेयर्स और मॉडर्न फर्नीचर्स और लॉन्जर्स वगैरह। तो इनका इनके इनके अंडर 21 फर्नीचर्स कंपनी है मिलर नॉर ब्रांड के अंदर। तो आई वर्क फॉर हरमन मिलर। तो उसका जो एक सीटिंग लाइनअप है एम्बॉडी चेयर्स या, तो उसके मतलब फ़िलहाल तो मेरे को उस पर ट्रेनिंग चालू है। और मेरा काम ऐसा है कि जो भी चेयर्स या जो भी प्रोडक्ट्स के पार्ट्स है, तो वो पार्ट्स के जो भी कंप्लायंस है और जो भी प्रोडक्ट्स है, तो उसके रेटिंग्स, उसके सर्टिफिकेशंस का एनालिसिस करना है। और ये फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग इज़ इनके इनकी कंपनी के कुछ प्रोसेस है जिससे ये एनालिसिस करते हैं कि फोरकास्टिंग जो भी प्रोडक्ट्स का जो क्या कहते हैं, सर्विस प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मतलब चेयर का कोई पार्ट, तो उसकी डिमांड फोरकास्ट करना या कोई, अच्छा। हाँ वो सब फोरकास्टिंग, ऑर्डर स्टॉक मेंटेन का तो उसका एनालिसिस करना है, तो वो भी एक पार्ट है। तो ऐसे ऐसा है। तो अगर आप आपके डे टू डे रोल को ब्रेक डाउन करोगे तो कितना कितना परसेंट अब आप एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई या पाइथन पे काम कर रहे हो? जो भी रॉ डेटा है वो तो एक्सेल में आता है, तो उसका जो पूरा क्लीनिंग वगैरह है, तो उसके लिए एक्सेल आई यूज़ फॉर पावर बी आई, पावर क्यूरेटर 30%। उसके बाद जो भी मतलब उसके बाद जो एसक्यूएल है, तो एसक्यूएल का भी आई विल रेट 40%, क्योंकि डेटा सेट बहुत लार्ज है। पूरे यूरोप डिवीज़न या नॉर्थ अमेरिका डिवीज़न का डेटा का एक प्रोडक्ट का पूरा इसके यूज़ है। तो इवन आई विल रेट 40% फॉर एसक्यूएल, 40 फॉर एक्सेल, और रेस्ट 20 टू रिपोर्टिंग और जो भी वीकली रिपोर्ट्स होते हैं, या फिर जो फिर उसके बाद जो कंक्लूजन और इंसाइट्स निकालने होते हैं, तो वो टैब्लू 10 एंड पावर बी आई 10 विच आई रेट। Okay. तो आप टैबलू एंड पावर बीआई दोनों पे काम करते हैं? नहीं, मतलब मैं पावर बी आई पे ही काम करता हूँ। तो टैब्लू भी है, पर मैं पावर बी आई पे ही मेरा अच्छा ये है, मतलब पावर बी आई पे। कमांड। अच्छा। ओके। जब आप इंटरव्यूज दे रहे थे तो उसमें मेजरली आपने कितने प्रोजेक्ट्स रखे हुए थे अपने रेज्यूमे में? मैम 3, ओनली 3, बिकॉज एक जो है वो कैपस्टोन प्रोजेक्ट जिसमें सब टूल्स इन्वॉल्व थे, उसमें सब। आपने वॉलमार्ट पे बताया था, यस, राइट? एग्जैक्टली, वॉलमार्ट। और जो सेकंड और थर्ड था वो मैं जीडी के अकॉर्डिंग रखता था कि जीडी अगर हाईली एनालिटिक्स फोकस है, एनालिटिक्स के फोकस है, तो मैं एसक्यूएल का बड़ा अमेजोन का प्रोजेक्ट रखता था, रखूँगा, या जेनसन का, या कोई भी दूसरा एसक्यूएल का। और अगर और थर्ड प्रोजेक्ट आई यूज टू कीप एक्सेल, और कभी एक्सेल रिप्लेस होके आई यूज टू कीप पावर बी आई। सो इट पावर इट बीआई। डिपेंड अपॉन जीडी। और ये भी मेरे को क्लाउड मतलब समझा देता था, क्योंकि मैंने क्लाउड को पूरी लिस्ट भी दी थी और पूरा समझा भी दिया था कि मैंने ये प्रोजेक्ट ट्रेन कर रखा था ना आपने ऑल टुगेदर सब कुछ। समझा दिया था सबने, मैंने 6 महीने में क्या किया है। नाइस। जब आप सीख रहे थे पूरा कोर्स भी, तो उस टाइम पे कितने आवर्स यू यूज्ड टू डेडिकेट इन लर्निंग एंड कितने आवर्स यू यूज्ड टू डेडिकेट इन इम्प्लीमेंटेशन? डेली बेसिस पे भी बताना। सो आफ्टर क्लास, जो स्टैंडर्ड क्लास का टाइम होता है, उसके बाद आई यूज टू गो थ्रू द नोट्स। सो इट वुड बी टेकिंग अराउंड 30 to 45 मिनट्स। वो तो मैं कर ही रहता था। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आई यूज टू गिव 1 hour फॉर एक्सेल एंड 2 hours फॉर एसक्यूएल एंड अनदर आर फॉर पावर बी आई मोस्टली। और जब मशीन लर्निंग का आया, जब पार्ट इंट्रोड्यूस हो गया था, तो फिर आई यूज टू गिव एट अराउंड 1.5 hours फॉर मशीन लर्निंग। बट ज़्यादा प्रायोरिटी मेरी पावर बी आई, एक्सेल और एसक्यूएल पे थी। तो वो मेरे को लगा कि बेस है, विच इज़ लाइक जो उसका पैन सरफेस ज़्यादा था, तो आई यूज टू अप्लाई टू एनी जॉब प्रोफाइल यूजिंग दिस 3 मेजर टूल्स। तो इट्स लाइक दिस। ओके। आपके खुद से सीखने के लिए जर्नी कितनी लंबी रही? क्योंकि हर हर जने के लिए अलग अलग टाइम लेंथ ऑफ जर्नी होती है। कुछ लोग 4 महीने में कर लेते हैं, कुछ लोग 6 में कर लेते हैं, कुछ लोगों को 10 महीने ही लग जाते हैं। आपकी जो जर्नी थी जिसमें आपने एनालिटिक्स सीख के अप्लाई करके और जॉब मिल गई, वो जो जर्नी है वो कितनी लंबी रही है? सो
कोर्स 6 मंथ का है तो स्टैंडर्ड 6 मंथ तो सबका कॉमन रहेगा। उसके बाद 6 मंथ के बाद आई वुड सजेस्ट कि अगर काफ़ी अच्छा आपका टूल्स पे फोकस है, हैंड्स एक्सपीरियंस है और कमांड है, तो इट वुडंट टेक मोर देन 8 to 9 month टू गेट अ गुड जॉब। बट टूल्स सीखना और टूल्स एग्जीक्यूट करना और फिर जॉब लगना, ये तीनों बहुत अलग पार्ट है। तो टूल्स सीखना विट विल टेक अराउंड 6 मंथ, और एग्जीक्यूट करने में 2 महीने आई मीन इट वुड टेक। बट जो जॉब अप्लाई प्रोसेस है वो बहुत सब्जेक्टिव है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त को देखा है जिनका अगर एक टूल पे भी कमांड नहीं है तो वो जॉब को अप्लाई ही नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि ठीक है, अगर इस पे पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। बट आई यूज टू डू कम्प्लीटली अपोजिट। आई यूज टू आई मीन मैं जब अप्लाई कर देता था, फिर भी मतलब मेरे को भी अगर भी 40% भी नॉलेज रहा तो मैं अप्लाई कर देता था। और जब क्वेश्चन पूछा देन आई यूज टू साउंड लाइक आई नो समथिंग, और इसके आगे अगर कुछ पूछा है देन आई यूज टू टेल देम कि अभी भी मैं समझ रहा हूँ, तो मैं उसके अगर प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ या फिर मैं इस चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे को ये पूरे जर्नी में 11 मंथ लग गए पूरे। 11 मंथ लग गए, क्योंकि मैंने मई में ज्वाइन किया होगा कोर्स या अप्रैल में, और मेरी जॉब भी अप्रैल में लग गई थी। तो 11 मंथ मेरे को लगे, क्योंकि मेरा सीखने का टाइम को मेरे को 8 मंथ लग गए पूरा एग्जीक्यूट और ये। और फिर मेरे को अनदर 3 मंथ to 3.5 मंथ आई वॉज अप्लाइंग कंटिन्यूसली। तो वो ही है कि मतलब मुझे तो ऐसा लगा था कि जल्दी और अप्लाई करता था विदाउट प्रिपरेशन, इट वुड हैव बीन और बेटर, मच बेटर, क्योंकि समझता था कि क्या चल रहा है और कौन से टूल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से स्किल पे ज़्यादा फोकस करनी है, कौन से प्रोजेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। क्लैरिटी मिल जाती है ना कि व्हाट मार्केट इज एक्सपेक्टिंग, जब तक वो वरना हम लोग डर में ही रहते हैं हाँ, कि व्हाट इफ ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये नहीं बता पाए। एग्जैक्टली। ओके। अगर मैं बोलूँ कि आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा कोर्स का, तो व्हाट वुड यू आंसर हियर? I'll definitely and I'll be honest, आपकी टीचिंग, क्योंकि यूज टू टीच वेरी वेल। और आई मीन SQL के जो क्लासेस थे इनिशियल डेज के, तो आपने राइट फ्रॉम द इंस्टॉलेशन आपने पूरा एक क्लास लिया था कि ऐसा इंस्टॉल करो। सो फुल नो ब्रेनर कोर्स था कि ज़्यादा तुमको ये नहीं करना है। जो अच्छे से समझ, जिसको समझ आता है, जो एग्जीक्यूट कर पाता है, तो उसके लिए वो बहुत आसान था। और पावर BI के भी जो क्लासेस थे, पर मुझे सबसे ज़्यादा क्लासेस अच्छे तो SQL के लगे थे, क्योंकि उसमें बहुत क्लैरिटी मिल रही थी कि कौन सा टूल, कौन सा जॉइन, विंडोज़ फंक्शंस, क्योंकि वो एक्चुअली वो बहुत थोड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थे मेरे लिए स्टार्टिंग में। पर आई यूज टू रिविजिट द क्लासेस, आई यूज टू वॉच इट अगेन एंड अगेन। तो क्लास का जो टीचिंग है वो टॉप नॉच, उसमें नो डाउट एट ऑल। ओके। एंड कितनी हेल्प आपको जो ये प्रोजेक्ट्स आपने करे थ्रू आउट द कोर्स उनसे मिली इन योर जॉब एप्लीकेशंस? प्रोजेक्ट्स में आई वुड से 80% ऑफ द हेल्प आई गॉट फ्रॉम प्रोजेक्ट्स, क्योंकि प्रोजेक्ट्स की जो वेरिएशंस थे वो काफ़ी अच्छे थे। कोई अमेज़ॉन का, मतलब ई-कॉमर्स का था, एक क्विक फैशन का भी था जो मिंत्रा है, और वॉलमार्ट, और मतलब वेरिएशन काफ़ी अच्छे थे प्रोजेक्ट्स में। और उसके बाद जो आईफोन का जो डेट रिव्यू का प्रोजेक्ट था वो भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स था। तो उसमें ऐसा था कि ऐसा कुछ सेम टेम्पलेट्स वाला प्रोजेक्ट्स तो नहीं थे जो मेरे CV पे थे। सो या आई वुड से दे डेफिनेटली हेल्प मी। कुछ आपने खुद से भी प्रोजेक्ट्स फिल किए थे या किए थे? ओके। उन्होंने कितना हेल्प किया? जब हम लोग खुद से प्रोजेक्ट बनाते हैं, कि कैप्शन के केस में भी शायद यही हुआ था ना, कि खुद से आपने पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाया था, तो वो जो खुद से की हुई जर्नी होती है वो कितनी हेल्पफुल होती है? हाँ, एक्चुअली मैं खुद से मैं जो गलतियाँ, वो तो बहुत रेयर और यूनिक रहती है। तो मैंने खुद से जेप्टो का एक प्रोजेक्ट किया था, और एक वेदर फोरकास्टिंग का भी किया था, तो वो डैशबोर्ड का था। और जेप्टो का भी मैंने डैशबोर्ड का ही किया था पावर BI पे। और एक मैंने ओके। एक मतलब एक तो मैंने प्रोजेक्ट मेरा जो कॉलेज दोस्त था उसके साथ मैंने किया था। तो वी आई गेस हमने एक कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट से डेटा पुल किया था,
और उसके बाद हमने एक नाइस। एग्रीकल्चर का कुछ प्रोजेक्ट बनाया था एसक्यूएल पे। सो दैट ऑल्सो हेल्प अस। सो खुद से प्रोजेक्ट करना तो मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि उससे आपको बहुत सारे अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा सब चीज़ों का। ओके। तो एआई टूल से कभी ऐसा तो नहीं लगा, जैसे बहुत स्टूडेंट्स ना डरते हैं कि हमने एआई टूल्स अगर यूज किए तो मतलब यूज भी नहीं, एआई टूल से ऑल टुगेदर डरते, यूज करने से पहले ही डर जाते हैं कि क्या पता कितना डिफिकल्ट होगा या फिर क्या ये मेरी जॉब ले लेगा। कौन सा माइंडसेट है जो कि एआई एआई टूल्स को मोर एफिशिएंटली यूज करने में हेल्प करता है? क्योंकि मैं बहुत बार ये बातें सबको बोल चुकी हूँ कि यूज करो, बट स्टिल बहुत कम लोग होते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। मुझे तो अभी वो डर मतलब मेरे लेवल पे तो नहीं लगता कि मेरा जॉब एआई छीन लेगा, क्योंकि एक्सपर्ट का जॉब एआई छीन सकता है। तो मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं अभी तक कोई कोई भी फील्ड में, क्योंकि वो तो फर्स्ट थिंग है। सेकंड थिंग इज़ लेवरेज तो करते आना चाहिए किसी भी टूल का या किसी भी फंक्शन का, जो तुम्हें तुम्हें जिस हद तक करने आता हो। तो मतलब अगर मतलब एआई, मुझे तो नहीं अभी तक तो वो थ्रेट नहीं है कि किसी भी मतलब एटलीस्ट फॉर स्टूडेंट वो थ्रेट बिल्कुल नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। या कोई भी जो सीखना चाहता है उसके लिए वो थ्रेट नहीं है, उसके लिए तो वो बहुत सारा ओशियन है। तुम उससे कुछ भी स्क्रैप कर सकते हो, निकाल सकते हो। और और मुझे मतलब ऐसा लगता था कि क्लॉड का मैंने अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट मैंने रिपोजिटरी से निकाल लिए थे, इससे अलग अलग गिटा बिटा उससे तो मेरे टोकन्स भी बच जाते थे। तो मैंने प्रीमियम भी नहीं लिया था क्लॉड का। तो ओके। अ, मतलब इट वाज लाइक एक जीडी का पूरा पेस्ट करता था मैं। तो मेरा प्रोसेस एक्चुअली ऐसा रहता था कि एक लेटेक्स कोड का ओवरलीफ का एक मैंने ये कर लिया था, साइन अप कर लिया था अकाउंट। तो मैं क्लॉड को पूरा जीडी डालता था पहली बात। उसके बाद मैं कंपनी का यूआरएल भी डालता था कि कंपनी को समझ ले कि कंपनी का क्या काम है, उनका लैंग्वेज ऑफ स्पीकिंग कैसा है। तो वो भी डालता था। क्लॉड को ये दो चीज़ मैं इनपुट देता था, और क्लॉड मुझे सबसे पहले क्लाउड के पास मेरा सब प्रोजेक्ट्स रहता था, मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन रहती थी, और मेरे स्ट्रेंथ वीकनेस सब पता था, क्योंकि मैं टेस्ट भी क्लाउड पे देता था कि समझ ले मेरा एसक्यूएल कैसा है, एक्सेल कैसा है, पावर बीआई कैसा है। तो क्लाउड नाइस। प्रायोरिटी वाइज प्रोजेक्ट्स भी डालता था, ऊपर रखता था, और उसको समझा भी देता, उसके जो बुलेट पॉइंट्स है वो मेजरेबल इम्पैक्ट्स है। वो भी मैंने काफ़ी ऑप्टिमाइज करके रखे थे कि वो भी बहुत नाइस। मेजरेबल रखा था कि 23% से ईयर ऑन ईयर मंथ और मंथ ग्रोथ हुई है। तो क्लॉड टाइटल के साथ प्रोजेक्ट्स, उसके नीचे का जो बुलेट पॉइंट्स है वो, और वो सब पूरा ऑप्टिमाइज करके रखता था जीडी के अकॉर्डिंग। और फिर वो मैं लेटेक्स कोड कॉपी करके ओवरलिफ्ट में डालता था, और ओवरलिफ्ट में कॉपी होने के बाद वो 2 सेकेंड में डाउनलोड करके मैं अप्लाई करता था। तो पहले ये चीज़ मेरे को 15 to 20 मिनट्स ले रही थी, क्योंकि मैं हर बार क्लाउड को डालने के बाद कुछ गलती होती थी। तो मैं वो उसको इतना इम्प्रूव प्रोसेस को करके, ऑप्टिमाइज हाँ, करते हो। इतना ऑप्टिमाइज करके रखा था कि बाद में मेरे एक सीवी मेरा 10 सेकेंड में बनता था, पूरा परफेक्ट एकदम जो मेरे को चाहिए वेरी वैसा। नाइस, दैट इज एक्चुअली रियली वेरी हेल्पफुल मोहित, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। राइट, ओके। लास्टली आई थिंक मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है इवन हमारी टीम के लिए कि कैसे हम, जैसे हमने आपकी जर्नी के अंदर भी आपको हेल्प करी है, तो कैसे और बेटर बना सकते हैं, कोई फीडबैक हो जो कि कोर्स से रिलेटेड हो या ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? नहीं, कोर्स के करिकुलम के इसके लिए तो मेरे कुछ ये नहीं है कि इम्प्रूवमेंट, मतलब वो सबसे बेस्ट है। और वो बेंचमार्क है एक्चुअली, इंडस्ट्रियल बेंचमार्क के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया हुआ है। उसमें कोई मतलब फ़िलहाल तो भी मेरे को कुछ इम्प्रूवमेंट की ये नहीं ज़रूरत। और सेकेंड थिंग इज़ एआई का जो कुछ भी वर्कशॉप है वो वीकली कुछ लेना चाहिए, लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या कुछ भी दूसरे चीज़ों के ऊपर। या फिर मतलब ये कि प्रोफाइल, नौकरी प्रोफाइल भी कैसे ऑप्टिमाइज करें, क्योंकि वो भी बहुत सा मैटर करता है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि मैंने नौकरी प्रोफाइल पूरी एंड टू एंड फिल करने के बाद में 1 महीने के बाद उसके कॉल्स आने शुरू हुए थे। तो उसका जो एल्गोरिदम समझने में 1 महीना लगता था, तो वो जो 1 महीने का वेस्ट होता था अगर वो पहले होता था, तो लाइक वो समझ, उसके भी अगर वर्कशॉप लेने चालू किए कि नौकरी का प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करे एंड टू एंड। और उसके भी कुछ वीकली चेकलिस्ट होते हैं कि ये चेंज करो, ये चेंज करो, डेली चेकलिस्ट होते हैं वो वेबिनार के थ्रू। हाँ, ताकि आपकी प्रोफाइल रीसेट होके और ज़्यादातर लोगों तक जाए।
एग्जैक्टली तो वो वर्कशॉप लेनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। वो भी एंड के टाइम, नॉट इन द स्टार्ट ऑफ कोर्स। और ठीक है। लिंक्डइन का भी वही सेम कि ऑप्टिमाइज कैसे करके रखे। और हाँ, थर्ड थिंग इज प्रोजेक्ट शो कैसे करे कि बना बहुत अच्छा है पर तुमको सर्व ही नहीं करने आ रहा है। तुम खाना अच्छा बना और प्लास्टिक के प्लेट में सर्व हो रहा है तो फिर वो आगे वाला देख के ही बोलेगा ठीक है चेयर मैं दूसरा खा लूँगा कुछ। तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप उसको फिट प्रोजेक्ट एंड, कैसे प्रेजेंटेशन करना हाँ, है, राइट। प्रेजेंटेशन और कौन से प्रोजेक्ट्स ऊपर रखने चाहिए। और वो जो मेजरेबल इम्पैक्ट्स है वो मैंने लिंक्डइन से कुछ जो दूसरे डेटा एनालिस्ट थे जो सीनियर थे काफ़ी सारे, तो उनके मैंने सीवीज देख रखे थे। और फिर वो मैंने ये किया था, उनकी लैंग्वेज कॉपी करना देखा कि ये क्या ही कैसा इम्पैक्ट करते हैं, मेजर इम्पैक्ट कैसे करते हैं ये सब। Okay. Okay. Before we conclude this session, anything that you would like to add towards the end? नो, नथिंग फ्रॉम एंड, इतना ही था जो कुछ। Okay. So I think once again, many congratulations on starting your journey in data analytics with a job as यस। well. I know it's been a while, but still, uh, बहुत कम लोगों के लिए वो पॉसिबल हो पाता है कि ये स्टेप्स ही वो लोग लेने में बहुत डरते हैं। काफी लोग जल्दी ड्रॉप आउट कर जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं, बट आपने वो पूरी जर्नी कंप्लीट भी करी है। वो फेज भी कंप्लीट किया है जहाँ पे लोगों को बहुत पेशेंस रखना होता है, क्योंकि जॉब्स तो ढूंढ रहे होते हैं बट कुछ लीड्स मिलती नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस जर्नी विद अस। यस, और मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर वो प्रोफाइल या फिर नौकरी या फिर सीवी के रिगार्डिंग कुछ रीच आउट करना हो तो दे कैन श्योरली रीच आउट टू मी। मैं सब सिस्टम सेटअप बता दूंगा कि कैसा करना है, क्या करना है। बस ओके। उनकी तरफ से पेशेंस ही रखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। यस, जैसे मैंने आपको हार्दिक रेकमेंड किए थे, आगे आने वाले स्टूडेंट्स को मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगी, ओह सो दैट वो थैंक आपको यू। डेफिनेटली रीच कर पाए। आई ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग। ओके। थैंक यू सो मच मोहित, इट वाज रियली वंडरफुल टॉकिंग विद यू, एंड काफी सारी चीजें आपने शेयर करी है जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। रियली थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर अरेंजिंग दिस थिंग।